स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान के इतिहास में आमेर के शासक मानसिंह के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके कोर्स में है। आमेर का शासक मानसिंह कछवाहा नरेश था। इस वंश के शासकों ने मुगल शासक के साथ सहयोग की नीति अपनाई। सबसे पहले इस वंश के शासक भारमल का मुगल सम्राट अकबर से संपर्क हुआ। हुमायूं के एक मंत्री था मजनू खां, उसके सहयोग से 1556 में भारमल दिल्ली के सम्राट अकबर से मिला। दिसंबर 1556 की बात है बच्चों ये। इस दौरान आमेर की स्थिति काफ़ी संघर्षपूर्ण वाली थी। भारमल था, उसके सहयोगी, उसके वंश के लोग आपस में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में भारमल क्या चाहता था कि आमेर में उसकी स्थिति मजबूत हो, आमेर का शासक बन सके और वो जो यहाँ पर गृह युद्ध समाप्त हो रहा है वो समाप्त हो, और दूसरा उसको मुगल शासकों की मित्रता भी प्राप्त हो जाए और उनकी तरफ से किसी प्रकार के आक्रमण का भय नहीं रहे। तो इसी कूटनीति के चलते उसने सम्राट अकबर से मित्रता करने का, उसकी अधीनता स्वीकार करने का निश्चय किया। अतः जब 20 जनवरी 1915 को अकबर अजमेर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जियारत करके जा रहा था तो भारमल स्वयं उनसे सांगानेर में मिला और उसने मुगल दास्तां स्वीकार करने की उनके सामने इच्छा व्यक्त की। तो इस दौरान अकबर ने इस अधीनता को स्वीकार किया और इस तरह से राजपूत मुगल संबंधों में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। 10 फरवरी 1562 को जब सम्राट अकबर को भारमल विदा करने आया रतनपुर, तो वो अपने साथ अपने पुत्र भगवंत दास और पौत्र मानसिंह को भी साथ में लेकर आया। सम्राट ने उन दोनों को भी अपने संरक्षण में लिया, उनको अपने साथ आगरा ले गया और वहाँ पर उनको अपने संरक्षण में लेकर मुगल साम्राज्य की सेवा में उसने रख लिया। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि प्रारंभ में भारमल ने राजनीतिक दृष्टि से कूटनीतिज्ञतापूर्वक कदम उठाते हुए मुगलों की दास्तां स्वीकार करी, मुगलों का सहयोग प्राप्त किया और दूसरा आमेर में अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। अब अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदार बनाया और राजा की उपाधि से अलंकृत किया। इस तरह से कछवाहा वंश के नरेश मुगलों की अधीनता में आए और उनके अधीन रहकर उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया और 5000 का मनसब प्राप्त किया। 27 जनवरी 1574 को जब भारमल की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र भगवंत दास 28 जनवरी को आमेर के शासक के रूप में आसीन हुआ। अकबर ने इस अवसर पर उसको टीका भिजवाकर 5000 का मनसबदार नियुक्त किया और साथ ही क्या करा बच्चों, अमीर उल उमरा की उपाधि से भी उसको अलंकृत किया। उसने भी अपने पिता की भांति मुगलों का स्वामी भक्त के रूप में रहना ही ठीक समझा और आगरा में रहकर वह अकबर की सेवा करता रहा। इस दौरान चित्तौड़ का आक्रमण हो या बिहार का आक्रमण हो, उसमें उसने अकबर के साथ पूर्णतः सहयोगी के रूप में भूमिका निभाई। 1583 में जब सम्राट ने उसे पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया तो उसने बड़ी ही योग्यता से 1589-90 तक इस पद पर कार्य रहते हुए सूबेदार के साथ साथ सिपह सालार का भी पद प्राप्त किया और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से संपन्न किया। यहीं पर 15 नवंबर 1589 को उसकी मृत्यु हो गई। भगवंत दास ने भी अपने पिता की भांति राजनीतिक व कूटनीतिक पूर्ण कदम उठाते हुए अपनी जो पुत्री थी मानबाई, उनका विवाह शहजादे सलीम से किया और इस तरह से मुगल दरबार में कछवाहा वंश के मान को और अधिक बढ़ा दिया। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है महाराजा मानसिंह आमेर के शासक, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके पिता थे भगवंत दास। महाराजा मानसिंह
आमेर के कछवाहा वंश के शासकों में सबसे प्रतापी शासक थे। इनका जन्म 6 दिसंबर 1550 को हुआ था। कुछ कारणों से इनका जो पालन पोषण था बचपन में वो मोजमाबाद कस्बे में संपन्न हुआ। 10 फरवरी 1562 को रतनपुर में जब भारमल ने अपने पुत्र मानसिंह का अकबर से परिचय कराया तो उस समय श्याम वर्ण के थे ये और कद इनका थोड़ा छोटा था। तो उसको देखकर अकबर इनसे बोलता है मानसिंह से कि मानसिंह, जब खुदा के यहाँ नूर बट रहा था तब तुम हाजिर नहीं हुए थे। तो उस सब पर मानसिंह ने कहा कि हुजूर, नूर बटा उस वक्त मैं खुदा की इबादत में था, परंतु जब उदारता और वीरता बढ़ रही थी तब मैं नूर के बदले इन 2 चीज़ों को ले आया। सो मांगने वालों को जवाब और शत्रु को पीठ कभी नहीं देता हूँ। जब मानसिंह का इस तरह से जवाब सुना अकबर ने तो वो काफ़ी प्रभावित हुआ और वह 12 वर्ष की आयु में ही अकबर को अपने साथ आगरा लेकर आ गया और उसने अपने संरक्षण में 1614 तक उसको मुग़ल सेवा में रखा। इस तरह से मानसिंह काफ़ी कुशाग्र बुद्धि का वीर और साहसी शासक था। 1589 तक वो अपने पिता के साथ मुग़ल सेना में नियुक्त रहा। जब भगवंत दास की मृत्यु हुई उस दौरान वह बिहार का सूबेदार था और उसी समय उसने अपना पटना में ही अपना राज्याभिषेक कराया और सम्राट ने उसको 5000 का मनसबदार नियुक्त किया। इस तरह से ये महाराजा मानसिंह का प्रारंभिक जीवन काल था। अब हम उनके शासनकाल की घटनाओं को 3 भागों में बांट के आराम से पढ़ सकते हैं। तो पहला काल था उनका जो प्रारंभिक काल था 1562 से 1589 ईस्वी। यह जो टाइम पीरियड था बच्चों, वह था जब मानसिंह का प्रारंभिक काल था और एक राजकुमार के रूप में उसको मुग़ल सम्राट की सेवा में कार्य करना पड़ा। इस दौरान वह कभी तो अपने पिता के साथ और कभी अकबर के साथ और कभी स्वतंत्र रूप से सैनिक अभियानों पे गया। तो सैनिक अभियानों में उसने इतनी परिपक्वता का परिचय दिया कि धीरे धीरे अकबर को उस पर काफ़ी विश्वास हो गया। सबसे पहले उसने अपनी योग्यता का परिचय दिया था रणथंभौर के अभियान में। 10 फरवरी 1569 को क्या हुआ कि मानसिंह, अकबर और राजा भगवंत दास के नेतृत्व में एक दल रणथंभौर पहुंचा और वहां के स्वामी ने उस समय क्या किया, वहाँ का शासक था रणथंभौर का उस समय सुरजनहाड़ा। तो सुरजनहाड़ा ने अपन खुद को कैद कर लिया किले में और उनके साथ संघर्ष करता रहा। इस दौरान मानसिंह ने कूटनीतिपूर्ण कदम उठाते हुए सुरजनहाड़ा से व्यक्तिगत मुलाकात की अनुमति ली और अकबर उनके साथ चौकीदार या चपरासी के रूप में वो मानसिंह के साथ गए सुरजनहाड़ा से मिलने। मुलाकात के समय मानसिंह ने सुरजनहाड़ा को सम्राट अकबर से संधि करने की सलाह दी और उससे ये भी कहा कि सम्राट स्वयं तुमसे संधि करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसे ही यह बात सुरजनहाड़ा को पता चली तो वह काफ़ी द्रवीभूत होगा और उसने क्या करा बच्चों, अकबर की अधीनता तत्काल रूप से स्वीकार कर ली। इस तरह जब अकबर ने मानसिंह की चतुराई को देखा, उसकी होशियारी को देखा तो वो काफ़ी प्रभावित हुआ और उसके बाद गुजरात के महत्वपूर्ण अभियान में महाराजा मानसिंह को के नेतृत्व में सेना भेजी गई जिसमें उसको सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद अकबर ने मानसिंह को महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए एक शिष्टमंडल के रूप में मानसिंह को भेजा। 1570 में जब नागौर के दरबार में मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर ने बिना किसी युद्ध के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो अब केवल मेवाड़ ही ऐसा क्षेत्र था जिसके शासक महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से बिल्कुल मना कर दिया। तो अकबर ने अपने दूसरे शिष्टमंडल के तौर पर महाराणा मानसिंह को भेजा। वो चाहते थे कि राजपूत सामंत महाराणा प्रताप के पास जाए ताकि वो अपनी बात को अच्छे से बोल सके और उनकी अधीनता स्वीकार करवा सके, लेकिन मानसिंह इसमें असफल रहा
और इसका परिणाम 1576 में हमारे सामने हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में सामने आता है। इसमें क्या हुआ कि हालांकि हल्दी घाटी के युद्ध में मुग़ल सम्राट शासकों को विजय प्राप्त हुई, लेकिन वह न तो उसको बंदी बना सके महाराणा प्रताप को, न ही मेवाड़ पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार स्वीकार करवा सके। तो एक तरह से हल्दी घाटी की जो विजय थी वो निष्फल साबित हुई और मेवाड़ पर मुग़ल शासक अपना नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहे। इस असफलता से क्या हुआ, कुछ समय के लिए अकबर मानसिंह से नाराज़ हो गया, क्योंकि उसको लगा कि इस असफलता के पीछे मानसिंह का हाथ है। लेकिन शीघ्र ही और इस बात से नाराज़ होकर उसने क्या किया, अकबर ने उसको खाचीवाड़ा का हाकिम बनाकर भेज दिया मानसिंह को। तो उसने वहाँ पर भी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य किया, 4 वर्षों तक शांति व्यवस्था स्थापित की, प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। तो इस बात से अकबर खुश हो गया और उसने वापस से अकबर का विश्वास प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद मानसिंह को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ओर अफगानों रोशनियाओं के विद्रोह को समाप्त करने के लिए सियालकोट का हाकिम बनाकर 1580 में भेजा गया। अकबर को चूँकि उसकी योग्यता पर पूर्ण विश्वास था मानसिंह की, अतः और उस समय क्या हुआ था 1580 के आसपास कि एक और तो अफगानों का विरोध बढ़ता जा रहा था अकबर के विरुद्ध, रोशनियाओं का विद्रोह बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ काबुल का शासक जो था मोहम्मद हाकिम, वो भी भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। बिहार के और बंगाल के जो मुसलमान शासक थे वो इनको आमंत्रित कर रहे थे अफगानों को कि आप भारत पर आक्रमण करो अकबर के विरुद्ध। तो इस स्थिति में सभी जो मुसलमान शासक थे वो अकबर के विरोधी हो गए थे। तो अकबर ने इस स्थिति में 1580 में सियालकोट के हाकिम के पद पर नियुक्त करके सबसे पहले तो पेशावर के सूबेदार यूसुफ खां को मिर्ज़ा हाकिम के विरुद्ध भेजा। जब उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया मिर्ज़ा हाकिम ने, लेकिन वो असफल रहा, तो उसने फिर मानसिंह को सियालकोट से बुलाया और मानसिंह ने 23 दिसंबर 1580 को सादमन बेग को, जो उसका सेनापति के रूप में आया था, सिंध नदी के तट पर हरा दिया। ये मिर्ज़ा हाकिम की तलवार माना जाता था सादमन बेग, और इस तरह से उसने जो अफगानों की शक्ति थी उसको समाप्त किया। इसके बाद इसमें अकबर ने उसकी योग्यता को देखते हुए काबुल का प्रमुख अधिकारी या काबुल का सूबेदार नियुक्त किया मानसिंह को। यहाँ पर मानसिंह ने मिर्ज़ा हाकिम के बाद अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो शक्ति उभर रही थी वापस से काबुल पर आक्रमण करने के लिए, उसको शांत किया। 5 वर्ष तक वहाँ काबुल का सूबेदार रहा और वहाँ पर 5 वर्ष तक सूबेदारों के रूप में कार्य करते हुए उसने अफगानों की शक्ति को और रोशनियों की शक्ति को बिल्कुल समाप्त किया, और रोशनियों को फरवरी 1586 में अली मस्जिद में परास्त करके काबुल में शांति व्यवस्था स्थापित करी। इस तरह से उसने अफगानों की शक्ति को समाप्त करने में और रोशनियों की शक्ति को समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद मानसिंह ने 1587 में बिहार की सूबेदारी संभाल ली और अब उसकी गतिविधियों का केंद्र पूर्वी भारत हो गया। 1574 में अकबर ने बिहार पर आक्रमण करके उस पर अधिकार तो कर लिया था, लेकिन वहाँ पर शांति व्यवस्था की स्थापना नहीं हो पाई थी। अतः वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसने मानसिंह को वहाँ की सूबेदारी सौंप दी। इस तरह से मानसिंह ने पटना को अपना केंद्र बनाकर सैनिक और प्रशासनिक कार्य दोनों संपन्न करना चालू किया, और वहाँ पर जो अफगान विद्रोह हो रहे थे उसको शांत करने के लिए उसने अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू किया। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि 1589 में भगवंत दास की मृत्यु हो गई, उनके पिता की।
तो उसने पहले तो 15 जनवरी 1590 को पटना में ही अपना राज्याभिषेक करवा लिया और फिर उसके बाद आमेर जाकर वहाँ पर अपना राज्याभिषेक कराया और वापस बिहार लौटकर राजा की उपाधि प्राप्त की और यहाँ पर अफ़गानों के साथ साथ जो स्थानीय हिंदू शासक थे जो समय समय पर विद्रोह कर रहे थे उनकी शक्ति को भी नष्ट करके मुग़ल साम्राज्य के वैभव को आगे बढ़ाया। अब अगली क्लास में हम लोग इनके आगे के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।